टॉपिक म्यूकोजिंजाइवल सर्जरी, जिसे हम पेरियोप्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं और पेरियो एस्थेटिक भी उसको बोला जाता है। एस्थेटिक होता क्या है? एस्थेटिक होता है ब्यूटी। जो साइंस ब्यूटी से डील करती है उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक। जो दिखने में अच्छा लगे, दिखने में प्लीजेंट लगे। तो जब हम बात करते हैं वो डेंटल प्रोसीजर्स की जिससे हम पेशेंट को एक अच्छी एस्थेटिक स्माइल दे सकते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर चेंज करके, जिंजाइवा का स्ट्रक्चर चेंज करके, इसे हम बोलते हैं एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। तो हम ये दो फोटोग्राफ का कंपैरिजन करते हैं। ये दो फोटोग्राफ एक ही पेशेंट के हैं। तो जो डायग्राम, जो फोटोग्राफ नंबर 1 है, इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा जिंजाइवा डिस्प्ले हो रहा है, जो कि दूसरे वाले फोटोग्राफ में नहीं है। तो हमें क्या दिखने में, क्या हमें सुंदर लग रहा है? तो दिखने में जो ज़्यादा सुंदर लग रही है फोटोग्राफ, जिसमें कम जिंजाइवा डिस्प्ले हो रहा है। अब हम एक ही पेशेंट की ये दो फोटोग्राफ को कंपेयर करते हैं। तो ये जहाँ एरो मार्क कर रहा है, वो जो टूथ का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि उसकी जो रूट है वो एक्सपोज्ड है। और दूसरा जो पिक्चर है इसी पेशेंट का, उसमें जो ये एक्सपोज्ड एरिया था, जो दिख रहा था रूट का सरफेस, अब वो उसमें नहीं दिख रहा। तो कौन सी पिक्चर ज़्यादा एस्थेटिक है? तो जो पिक्चर जिसमें कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टिश्यू टूथ का दिख रहा है, ये हमें ज़्यादा एस्थेटिक लगती है। अब हम ये दो पिक्चर कंपेयर करते हैं जो एक ही पेशेंट की है। तो पहले वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो जिंजाइवा में पिगमेंटेशन है वो विजिबल है, और पेशेंट को ये जिंजाइवा की पिगमेंटेशन उसको नहीं पसंद थी, उसको ये एस्थेटिक नहीं लगता था। तो इसीलिए जब हमने ये उसका पिगमेंट हटा दिया तो ये पोस्ट ऑफ उसका पिक्चर है। तो इसमें हम इजीली मेक आउट कर सकते हैं विच वन इज मोर एस्थेटिक। सो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये एक आर्ट एंड साइंस को कंबाइन किया गया है टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, जिससे कि अपीयरेंस को हम और अच्छा कर सकें और पेशेंट को हम और कॉन्फिडेंस स्माइल दे सकें, जिसमें कि हम टीथ का और जिंजाइवा की कुछ सर्जरीज होती हैं जिससे कि वो स्माइल उसकी इम्प्रूव होती है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। जो सबसे ओल्ड डेफिनेशन है वो है म्यूकोजिंजाइवल सर्जरी। ये टर्मिनोलॉजी फ्रिडमैन ने दी थी, और इस डेफिनेशन के हिसाब से पेरिडोंटल सर्जिकल प्रोसीजर आर डिजाइन टू करेक्ट डिफेक्ट इन मॉर्फोलॉजी, पोजीशन एंड अमाउंट ऑफ जिंजाइवा। इसमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखा गया था, 3 बातों पे फोकस किया गया था कि मॉर्फोलॉजी को करेक्ट करना है सर्जरी से, पोजीशन को चेंज करना है, पोजीशन को करेक्ट करना है सर्जरी से, और अमाउंट ऑफ जिंजाइवा को चेंज करना है। 1996 में वर्ल्ड वर्कशॉप इन क्लिनिकल पेरियो, एक वर्ल्ड वर्कशॉप हुई थी जिसमें ये टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया, इसको पेरियोप्लास्टिक सर्जरी नाम दे दिया गया, क्योंकि इसका जो स्कोप था उसको बड़ा करना था। अब ये जो सर्जरीज थी इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी, पोजीशन और अमाउंट ही नहीं होना था, इसमें पेरियोप्रोस्थेटिक करेक्शन आ गया, क्राउन लेंथनिंग और रिज ऑगमेंटेशन, एस्थेटिक सर्जिकल करेक्शंस, correction of denuded root surface, papilla reconstruction, aesthetic surgical correction around dental implant and exposure of unerupted teeth। तो जो उसका फील्ड था उसको बढ़ा कर दिया गया, और बहुत सारे नए सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐड कर दिए गए और इसका टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई। अब क्या फ़र्क है म्यूकोजिंजाइवल थेरेपी और पेरियोप्लास्टिक सर्जरी? ये टर्मिनोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो म्यूकोजिंजाइवल थेरेपी
में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि पेपिला को रिकंस्ट्रक्ट करना बाय ऑर्थोडोंटिक और रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें सर्जरी करें, हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स मोडालिटी भी इसमें होती है, जबकि पेरियोप्लास्टिक सर्जरी में सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर्स ही हमने इंक्लूड किए। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आई, पेरियो एस्थेटिक। पेरियो एस्थेटिक और भी ब्रॉड टर्म है, क्योंकि इसके अंदर लिप की जो पोजिशनिंग है, वेरियस लिप सर्जरीज भी इसमें इंक्लूड की गई। तो ये जो टॉपिक है म्यूकोजिंजाइवल सर्जरी, पेरियोप्लास्टिक सर्जरी, इसमें हम ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिंजाइवल रिसेशन, क्राउन लेंथनिंग, जिंजाइवल पिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन shallow vestibule, aberrant frenum, attached gingiva, aesthetic therapy, that is for the treatment of gummy smile, exposure of unerupted teeth, loss of interdental papillae, aesthetic surgical correction around dental implants. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेरियो एस्थेटिक होता क्या है। पेरियो एस्थेटिक में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: टीथ, जिंजाइवल स्कैफोल्ड एंड लिप फ्रेमवर्क। तो इसमें टीथ का बनाता है वाइट, हमारा वाइट एस्थेटिक, और जिंजाइवा का बनाता है हमारा पिंक एस्थेटिक। तो ये है वाइट एस्थेटिक में कंसिडर किया जाता है, ये पिंक एस्थेटिक में, और थर्ड फैक्टर होता है हमारा लिप की मार्जिन। अपीयरेंस ऑफ टूथ लेंथ इज लार्जली डिपेंड ऑन द करेक्ट पोजीशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। तो जो टूथ की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज की, सॉफ्ट टिश्यू की पोजीशन कहाँ पर है। स्माइल वेरिएबल क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी स्माइल को डिटरमाइन करते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि स्माइल की आर्च कैसे है, बक्कल कॉरिडोर, अमाउंट ऑफ जिंजाइवा एक्सपोज। स्माइल आर्च यानी स्माइल की क्या, ये आर्च कैसी है। फिर ये हमारा बक्कल कॉरिडोर होता है। अमाउंट ऑफ जिंजाइवा एक्सपोज, कितना जिंजाइवा एक्सपोज हो रहा है जब हम स्माइल करते हैं। प्रेजेंस ऑफ जिंजाइवल एंड इंसाइजर एसिमेट्री, और जिंजाइवा से रिलेटेड एसिमेट्री। प्रेजेंस ऑफ एंट्रो सुपीरियर डायस्टिमा, तो अगर डायस्टिमा है तो उसको भी हम इसमें कंसिडर करते हैं कि वो भी स्माइल वेरिएबल में हम कंसिडर करते हैं, और उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को चाहिए होता है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिड लाइन शिफ्ट, तो ये जो मिड लाइन है पेशेंट की, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है। मैक्सिलरी इंसाइजर रेशियो, साइज एंड सिमेट्री, मैक्सिलरी के इंसाइजर्स की रेशियो, साइज एंड सिमेट्री। जिंजाइवल एक्सपोजर ड्यूरिंग स्माइल, इट वॉज सजेस्टेड, ये सजेस्ट किया गया कि जिंजाइवा का एक्सपोजर स्माइल के टाइम सिर्फ 1 to 3 mm होना चाहिए, तो वो बहुत एस्थेटिकली अपीलिंग लगता है, सुंदर लगता है वो देखने में। द जिंजाइवल लेवल ऑफ अपर सेंट्रल एंड कैनाइन शुड बी अप्रोक्सीमेटली द सेम, while lateral should be 1 mm shorter। तो अगर जिंजाइवा का एक्सपोजर 1 से 3 mm है तो ही वो एस्थेटिकली गुड कंसिडर किया जाता है। अगर वो उससे ज़्यादा है तो वो गमी स्माइल लगेगी, बहुत गम्स का डिस्प्ले होगा तो गमी स्माइल होगी, और काफ़ी कम होगा तो जो टीथ है वो ऐसे शॉर्ट जैसे दिखेंगे। दूसरा है जिंजाइवल जेनिथ। जेनिथ होता है मोस्ट एपाइकल पोजीशन ऑफ जिंजाइवा। देखिए, जिंजाइवा की सबसे एपाइकल पोजीशन टूथ के ऊपर क्या होती है, तो ये है इसका जिंजाइवल जेनिथ, ये है इसका मोस्ट एपाइकल पोजीशन, और यहाँ ये इसकी, तो ये हर टीथ में अलग अलग लेवल पे होनी चाहिए। जो एंटीरियर टीथ हम प्लेस कर रहे हैं उसमें अलग अलग जगह पर इसकी लोकेशन होनी चाहिए, ये सेम लेवल में नहीं होना चाहिए। It set the tooth most apical limit. It greatly influences the perceived shape of the tooth. This position should not be same in all the anterior tooth. Gingival design. Gingival margin of central incisor must be beveled at slightly below 0.5 to 1 mm below the canine. तो जिंजाइवा की जो मार्जिन है
वो कैनाइन से 0.5 to 1 mm बिलो होनी चाहिए। देखिए ये जिंजाइवा की मार्जिन है, जो मार्जिन है पूरी ये कैनाइन से 0.5 to 1 mm बिलो होनी चाहिए लेवल पर। gingival margin of lateral incisor must be leveled or slightly below 0.5 mm central incisor, और जो lateral incisor की gingival margin है वो central से 0.5 mm बिलो होनी चाहिए। जिंजाइवल एक्सपोजर, जिंजाइवा कितना एक्सपोज होना चाहिए स्माइल के टाइम, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो जैन ने दी थी, और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हाई जो स्माइल है उसमें क्या होता है, उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट क्राउन का एक्सपोजर होता है स्माइल व्हेन समवन स्माइल, और कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप ऑफ जिंजाइवा एक्सपोज होता है, इसे हम बोलते हैं हाई स्माइल लाइन। उसके बाद होता है मीडियम स्माइल लाइन जिसमें 75 to 100% क्राउन का एक्सपोजर होता है, और सिर्फ इंटरडेंटल पेपिले ही जिंजाइवा के विजिबल होते हैं। लो स्माइल लाइन जिसमें कि 75% क्राउन होता है और कोई जिंजाइवा का डिस्प्ले नहीं होता है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ जिंजाइवल टिश्यू एक्सपोजर इज 3 mm. द जिंजाइवल एक्सपोजर नॉट ग्रेटर देन 3 mm इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर 3 mm से ज़्यादा होता है तो वो एस्थेटिक नहीं लगता। अब हम बात करते हैं जिंजाइवल पेपिले की। द पेपिलर टिश्यू इंटरडेंटल पेपिला, यानी कि हम ये टिश्यू की बात कर रहे हैं जो इंटरडेंटल एरिया में होता है, तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये ऑक्यूपाई करता है 40% ऑफ द डिस्टेंस। तो कौन से दो पॉइंट है, जिंजाइवल जेनिथ और इंसाइजर एज का 40% ऑफ द डिस्टेंस ये इंटरडेंटल पेपिला ऑक्यूपाई करता है। और इंटरडेंटल पेपिला कहाँ होगा ये डिपेंड करता है अंडरलाइन बोन पर, तो अंडरलाइन बोन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है इंटरडेंटल पेपिले के होने के लिए। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल विड्थ और डेंटोजिंजाइवल कॉम्प्लेक्स। तो बायोलॉजिकल विड्थ बेसिकली एक वो इंटरफेस है जहाँ पर टिश्यू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। Biological width is the human body interface that separates the alveolar bone from the oral cavity. It is important area where internal tissues defend themselves from external aggression. तो एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए एक बाहर के जो कोई भी जो रिस्टोरेशन है उसके और बोन के बीच में। तो अगर ये डिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज होगा तो इन्फ्लेमेशन रहेगी, बोन लॉस होगा, रिसेशन होगा या जिंजाइवल एनलार्जमेंट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है जिसे हम बायोलॉजिकल विड्थ बोलते हैं ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये दो चीज़ से मिलके बनता है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट और जंक्शन एपिथेलियम से। तो हम ये पिक्चर में देखते हैं कि ये जंक्शन एपिथेलियम की डायमेंशंस है और ये कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये दोनों मिलके टोटल हो रहा है हमारा 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो भी क्राउन की मार्जिन होगी या रिस्टोरेशन की मार्जिन होगी उसका और ये बोन का डिस्टेंस ये 2 mm ये डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हमने क्राउन की मार्जिन या रिस्टोरेशन की मार्जिन मान लो कि यहाँ तक ले आए हम, तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये 2 मिलीमीटर नहीं है तो यहाँ पर बोन लॉस होने लगेगा और वो तब तक होगा जब तक वो डिस्टेंस एटलीस्ट 2 mm नहीं हो जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल विड्थ का हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोई रिस्टोरेटिव वर्क कर रहे हैं। पेरिडोंटल बायोटाइप, जिंजाइवा की क्या डायमेंशन है, उसका क्या आर्किटेक्चर है, उसको हम बोलते हैं पेरिडोंटल बायोटाइप। तो ये होता है थिक और थिन। तो देखिए जैसा कि हम थिक में जैसे हम बोल रहे हैं थिक है तो इसका मतलब अच्छा थिक जिंजाइवा है, अच्छा केराटिनाइज्ड है। और इसमें अगर मार्जिन सब जिंजाइवल भी होगी क्योंकि ये थिक जिंजाइवल बायोटाइप है तो उसमें नहीं दिखेगा जिंजाइवल मार्जिन, जो सब जिंजाइवल मार्जिन है रिस्टोरेशन की वो इजीली विजिबल नहीं होगी। जबकि अगर हम थिन बायोटाइप देखें तो इसमें कितना कम केराटिनाइज्ड टिश्यूज है और ये जो टिश्यूज है बहुत थिन फ्राइबल सा है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन और ब्रेकडाउन बहुत वो रहेगा,
वनरेबल है ये, लेकिन ये जो है कंपैरेटिवली स्टेबल कंडीशन रही। तो थिक और थिन बायोटाइप में क्या डिफरेंस होते हैं? थिन में कम केराटिनाइज्ड टिश्यू है और मेटालिक स्ट्रक्चर विजिबल होगा अगर सब जिंजाइवली प्लेस किया जाएगा। लेस फेवरेबल टिश्यू स्टेबिलिटी फॉलोइंग इम्प्लांट प्लेसमेंट, associated with high scalloform and more triangular tooth form, less stable and difficult to handle during retraction procedure। जबकि थिक बायोटाइप में क्या है? मोर केराटिनाइज्ड टिश्यू है, मेटालिक substructures non visible if placed subgingivally। तो मेटालिक स्ट्रक्चर थिक बायोटाइप में इजीली नहीं दिखेगा। इट इज मोर फेवरेबल टिश्यू स्टेबिलिटी विल बी देयर इन थिक। थिक वाले में ज़्यादा टिश्यू की स्टेबिलिटी रहेगी, जो भी टिश्यूज हैं वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे और उसके रिलेशन में कोई भी जो हम रिस्टोरेटिव वर्क या क्राउन की मार्जिन होगी वो कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट देगी। एसोसिएटेड विद फ्लैट scalloform and more square tooth form, more stable and easy to handle during retraction procedure for impression। बेसिक पेरोडोंटल एग्जामिनेशन, तो हम जब एस्थेटिक स्माइल या पेशेंट का करते हैं ट्रीटमेंट, तो हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ शुड बी देयर। तो फोटोग्राफ से हमें क्या पोजीशन, जैसे कि अभी हमने बताया कि जिंजाइवल जेनिथ की क्या लोकेशन होनी चाहिए, मार्जिन की क्या लोकेशन होनी चाहिए, कितना जिंजाइवा डिस्प्ले होना चाहिए, लिप की क्या पोजीशन होनी चाहिए, और मिड लाइन डायस्टेमा है। तो ये सब चीज़ें हम फोटोग्राफ में इजीली देखकर डिस्कस कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट जैसे कि हम रिसेशन, इंटरडेंटल पैपिला या केराटिनाइज टिश्यू कितना है, थिक या थिन बायोटाइप है, ये सब हम चीज़ें इजीली फोटोग्राफ में देख के हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग वीडियोस। वीडियो, द स्माइल डायनामिक एंड द रिलेशनशिप ऑफ लिप टू द एक्सपोजर ऑफ टीथ एंड गम आर बेटर इवेल्युएटेड। तो वीडियो में हम ज़्यादा अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं कि एज कम्पेयर टू द फोटोग्राफ कि क्या स्माइल लाइन है, जिंजाइवल डिस्प्ले कितना है और फेस पे वो उसी हिसाब से कितना सूट करता है। प्रोबिंग सर्कस की करनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि कितनी पॉकेट की डेप्थ है, कंडीशन क्या है, रिसेशन है या नहीं है, वो हमें चेक करना होता है प्रोबिंग से। केराटिनाइज्ड टिश्यू का कितना वो है, डायमेंशंस, वो हमें चेक करना होता है। हमें बायोलॉजिकल विड्थ चेक करनी होती है। थिक या थिन बायोटाइप है, हमें वो चेक करना होता है। इंट्राओरल रिवर्सिबल मॉकअप, फोटोग्राफ और वीडियो लेने के बाद हम पेशेंट की कास्ट फैब्रिकेट करके हमें पेशेंट के लिए एक मॉकअप बनाया जाता है, जिससे कि हम पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को असेस कर सकें। और हम बिफोर हम कोई फिक्स वो पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मॉकअप से हमें एक टेंटेटिव आइडिया हो जाता है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, क्या अच्छा लगेगा पेशेंट के ऊपर, और हम पेशेंट से भी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इफ द मार्जिन इज नीड टू बी हिडन सबजिंजाइवली, इट शुड रिमेन लिमिटेड टू द सल्कस और नॉट वायोलेट द बायोलॉजिकल विड्थ। तो ये सब पैरामीटर हम इजीली रिवर्सिबल मॉकअप में देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल विड्थ को कैसे ध्यान में रखना है, मार्जिन कहाँ रखनी है। तो हमें रिवर्सिबल मॉकअप हम करके इजीली मेकअप कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कितना जिंजाइवा को एक्सपोज करना है, जिंजिवेक्टमी करनी है। तो ये सब हम मॉकअप में इजीली मेकअप कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट की डिज़ायर हमें सब पहले ही पता चल जाता है, जिससे पहले कि हम फाइनलाइज करें अपना रिस्टोरेटिव प्रोसीजर्स। थैंक यू।